करते हैं और पहली वो कैब आपके सामने लिखी हुई है कुछ, और उनको शुरू करते हैं। देखते हैं जरा कि वहां पर क्या है। ठीक है, वहां पर क्या है एक बार देख लेते हैं और जल्दी से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, पहला वर्ड जो है वो एनल्ड है, दूसरा नलीफाई, रिपील और रेसिंग। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से इसको पढ़ते हुए चलना है गाइस, और नीचे कुछ लाइंस दी गई है, बस उसी लाइन के बेसिस पे आपको मार्क करना है। ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने एनल्ड कर दिया है। तो गाइस, एनल्ड करना होता है किसी भी चीज को कानूनी रूप से खत्म कर देना। एनल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को कानूनी रूप से खत्म कर देना, यानी उसको कैंसिल कर देना। एनल्ड के लिए गाइस अगर मैं आपको बोलूं तो बहुत फेमस सब लोगों ने सुना होगा, एबॉलिश करना। ठीक है, एनल्ड का हम सब लोगों ने सुना होगा, एबॉलिश करना। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ट्रिपल तलाक को एबॉलिश कर दिया गया है, एबॉलिश का मतलब, यार मेरी अपॉलॉजी यार आरती, टाइम से मैं बिल्कुल आ गया था, ये सिस्टम मेरे को साथ नहीं देता है। मैं तो हमेशा टाइम पे होता हूं, मैं हमेशा टाइम पे होता हूं, या तो मुझे टाइम ही 4:30 करना पड़ेगा अब। ठीक है ना, क्योंकि पीछे से क्लास चलती आती है, वो एंड होती है, फिर नई क्लास ऑन होती है। ठीक है, तो उस वजह से ये दिक्कत आ रही है। अच्छा मेरे को बताइए, 4:30 टाइम इज ओके टू ऑल ऑफ यू? क्या इस टाइम को 4:30 कर दूं यार मैं? एक बार बता दीजिए, 4:30 टाइम ओके है आपको? 4 o'clock में मेरा इश्यू नहीं है गाइस, मैं तो 3:55 पे आया हुआ था, बट वो क्या होता है, इन कॉन्टिन्यूएशन क्लास होती है, तो पीछे वो सर की क्लास होती है, उसके बाद वो मेरी क्लास चलती है, और जो इन बिटवीन क्लास बनाने में है वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अदरवाइज मैं कभी लेट नहीं होता। अगर आप 9 o'clock देखेंगे सुबह वाली क्लास, तो मैं 8:55 पे क्लास चालू कर देता हूं। यार लेट यार मैं नहीं होता, मैं सच्ची बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं लेट नहीं होता हूं। मेरी हैबिट में नहीं है कि मैं लेट हो जाऊं। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टाफ की उनका। यार अगली बार से ना मैं थोड़ा सा टाइम को हल्का सा चेंज कर रहा हूं गाइस, इसको मैं 4:30 कर रहा हूं। ठीक है, उसका रीजन है क्योंकि वो रोहित सर मेरे को कई बार 10 मिनट लेट देते हैं क्लास, और फिर मेरे को बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, हाँ वो मेरे को उधर से क्लास लेट मिलती है गाइज, और आई हैव टू टेक दी क्लास ऑन डिजिटल बोर्ड। ठीक है, आपको डिजिटल बोर्ड पे, अगर मेरे को नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ाना होता तो फिर मैं वो वाला बोर्ड तो अवेलेबल था मेरे पास, बट मेरे को नॉर्मल बोर्ड पे ना लेके आपको डिजिटल पे लेना होता है, तो वो दिक्कत हो गई थी। चलिए यार, इसका टाइमिंग मैं फिर आपका 4:30 कर रहा हूं बैच का जो है। ठीक है, क्योंकि 4:30 में फिर मैं आपको और थोड़ा टाइम से जो है क्लास चालू करवा दूंगा। 4:15 पे उनकी क्लास हो जाती है, 10 मिनट क्लास बनाने में लगते हैं हमें, तो इसलिए थोड़ा सा कई बार दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस यार। और मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, मैं पक्का बोलूंगा, मैं 3:55 एंट्री था मेरा कमरे के अंदर। ठीक है, हाँ 3:55 मेरा एंट्री था, मैं कभी लेट नहीं होता, बट मैंने बोला ना मेरे को आगे से क्लास लेट मिली है। अच्छा, आप जिसकी भी फर्स्ट क्लास है, बस ये ध्यान रखना कि उसको ये क्लास समझने के लिए आपको पीछे का भी क्लास देखना पड़ेगा जो आपके पास था। ठीक है, पीछे का एक क्लास है गाइस, जिसको हम सेंटेंस, क्या बोला था, सेंटेंस हमने निकालने सीखे थे, उसके बाद ये क्लास देखिएगा, बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। चलिए पहले वोकैबुलरी से शुरू करते हैं, और मैं अब कोशिश करूंगा गाइस 4:30 का टाइम मैं दे देता हूं। यार अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। ठीक है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है 4:30 के अलावा। ठीक है, मैं इस क्लास को हाफ एन आवर आगे बढ़ा रहा हूं, और देखते हैं हम उस हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है यार, वो हर बार क्या हो रहा है, एक सीडीपी की क्लास होती है, सीडीपी की क्लास जो है वो लगभग जो है 4:15 तक खिंच रही है। अब वो 4:15 तक चलती है, तो गाइस 10 मिनट तो सिस्टम में फिर मेरी क्लास बनाने में लग जाते हैं, तो दैट इज द रीजन वाई वो लेट हो रहा है 2-3 बार से। तो मैं चाहता नहीं कि वो ब्लेम मेरे पे आए कि यार आप लेट हो जाते हो, और मैं कभी लेट नहीं होता, ये पक्की बात है। मैं कोशिश करता हूं मेरा पूरा डेफिनेटली। यार वो टेलीग्राम अभी ब्लॉक हो रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए उसको। यार वो नहीं छोड़ पाते ना, दिक्कत तो यही है ना, यही तो दिक्कत है, वो अपनी क्लास नहीं छोड़ पाते और दिक्कत आ जाती है।
चलिए, जिसका स्कोर 80 है बहुत अच्छी बात है, 93 क्वेश्चंस में से लास्ट में। चलिए कोई नहीं यार, जिसकी फर्स्ट क्लास है ऐसा करते हैं, अब शुरू करते हैं। आई विल नॉट बी लुकिंग एट योर मैसेजेस नाउ, और अब शुरू करते हैं। ठीक, अब आपकी शुरू करते हैं जल्दी से यार। थोड़ा लाइंस में वोकैबुलरी मैंने आपको बोला है रोज आप देखिए, आप थोड़ा सा रोज लाइंस में वोकैबुलरी देखिए, ठीक है, और जल्दी से उसको हम देख लेते हैं गाइस। अगर मैं बोल रहा हूं उनकी मैरिज को सुप्रीम कोर्ट ने एनल्ड कर दिया, तो गाइस कोई भी चीज एनल्ड कर देना, जैसे याद कैसे करोगे, 370 धारा को क्या करा, मोदी गवर्नमेंट ने एनल्ड कर दिया। 370 धारा को मोदी गवर्नमेंट ने एनल्ड कर दिया, ठीक है, उन्होंने उसको नलीफाई। मैं कह रहा हूं यार ये पुराने सारे रूल को नलीफाई कर दो। नलीफाई मतलब होता है खत्म कर दो, है ना। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर रिपील कर दिया या रिसाइंड कर दिया, तो इसका मतलब भी होता है किसी चीज को कानूनी रूप से खत्म कर देना, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को कानूनी रूप से खत्म कर देना। तो अगर मैं बोलूं, जैसे एक वर्ड होता है हमारे पास एबॉलिश, है ना, सती प्रथा को, है ना, राजा राम मोहन राय ने एबॉलिश करवाया था। तो ये सब चीजों को हम खत्म करने के लिए कानूनी रूप से उसको हम बोलते हैं, और हमारा पहला आंसर बनेगा क्या, किसी भी चीज को कैंसिल करना। प्रोक्रेस्टिनेट यार जानते ही हैं आप सब लोग, मेरे को लगता है कि यार डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट योर थिंग्स, है ना, बहुत ज्यादा चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट, है ना। अगर मैं बोलूं तो प्रोक्रेस्टिनेट करना मतलब चीजों को पुट ऑफ करना। अब अपने प्लान को ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट मत करिएगा, पुट ऑफ मत करिएगा, डिले करना, ठीक है। सो डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट योर थिंग्स, अपनी चीजों को ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए। और मैंने आपको क्या बोला गाइस, सारे लोगों को लाइंस में पढ़ना है, आराम आराम से सिंगल सिंगल वर्ड, 5-5 वर्ड की एवरेज बना के आपको चलनी है जब तक ये कोर्स खत्म होगा। यू विल ऑल्सो हैव साउंड वोकैबुलरी विद यू। अब मैं मॉर्निंग क्लासेस में भी और जगह भी जितना है वोकैब पे बहुत फोकस रखता हूं। चलिए, एले करना क्या लग रहा है आपको, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एले द फियर ऑफ कोरोना वायरस। गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि लोगों के अंदर जो भय है, जो डर है कोरोना वायरस को, उसका थोड़ा सा पैसिफाई कर दे, उसको थोड़ा सा प्लेकेट कर दे, उसको थोड़ा सा सूद कर दे, है ना, यानी किसी भी चीज को शांत करना। अगर मैं इसको बोलूंगा इस एले द फियर, यानी किसी भी चीज को शांत करना, तो यहां पे पैसिफाई है, यहां पर भी पैसिफाई है, आंसर यहीं से हम बना लेंगे, ठीक है, चीजों को पैसिफाई करना। थर्ड आंसर लेते हैं। देखिए, ये तो घर में भी आप यूज कर सकते हैं ना, कि यार उसको एक मॉनिकर दिया हुआ है। जैसे किसी ने मेरे से पूछा आपका मॉनिकर बताओ, मॉनिकर मतलब घर पे कोई चिड़ा हुआ नाम, या घर पे कोई आपको कहीं ना कहीं किसी नाम से बुलाते हो। तो अगर मैं बोलूं तो मॉनिकर का मतलब होता है गाइस, और एपिलेशन, जैसे एज अ चाइल्ड, बचपन में उसको क्या दी गई थी, एक एपिलेशन दी गई थी, और एपिलेशन क्या दी गई थी, माउस, ठीक है ना। एपिलेशन क्या दी गई थी, माउस। तो माउस कई बार बोलते हैं तू चूहा लगता है, ठीक है ना। जैसे अगर कईयों के निकनेम होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं तो बहुत एपिलेशंस दी जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा एपिलेशन दी जाती है। एपिलेशन का मतलब क्या होता है गाइस, किसी को कोई नाम दे देना। जैसे सॉब्रिके आपने बहुत सुना है, सॉब्रिके बहुत फेमस वर्ड है गाइस इंग्लिश का, सॉब्रिके, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, और अगर मैं लूं तो एपिथेट क्या होता है, एपिथेट होता है जैसे मैंने बोला ना बिग बॉस की। अब देखो एपिथेट का मतलब मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, बताइए बिग बी किसको एपिथेट दी गई है, बताइए मास्टर ब्लास्टर किसको एपिथेट दी गई है ना। अगर मैं बोलूं तो बताइए भाईजान किसको एपिथेट दी गई है। सो ऐसे याद कर सकते हो गाइस, है ना, एन एपिथेट गिवन टू समवन, ठीक है। तो एपिथेट का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं तो एपिथेट का मतलब होता है किसी को कोई नाम दे देना, ठीक। एपिथेट का मतलब क्या होता है, किसी को कोई नाम दे देना। चलिए, तो पहला वर्ड हमने लिया था गाइस कैंसिल, दूसरा वर्ड हमने लिया था पैसिफाई, और तीसरा वर्ड हमने लिया था क्या, नेम। स्पोका के डाउट अभी कोई अभी नहीं लेंगे, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए मनीषा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं यार, मैं कमेंट्स नहीं देखता हूं, आप लोग बुरा मान जाते हो कई बार। मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा।
अगर मैं आपके कमेंट्स देख देख के पढ़ाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कुछ भी। तो जब पढ़ाई हो रही है तो मैं फिर बोलूंगा कि आप कमेंट्स ना करें, है ना। शुरू में मैं देख लेता हूं, लास्ट में देख लेता हूं, और मुझे पता है कहां पर डाउट है, क्या है, उसके प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगा बाद में। थोड़ा सा आप सब्र रख के पढ़ा करें, है ना, रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए आइए जरा, पहले के आंसर हमने लगा दिए कैंसिल, दूसरे का लगा दिया पैसिफाई, और तीसरे का हमने लगा दिया नेम। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, किसी का चिड़ा हुआ नाम। जैसे किसी को हम चिढ़ाते नहीं है नाम से, माउस बोल देना, कुछ बोल देना, सो उस टाइप में आप बोल सकते हो, ठीक है। सो कई बार बहुत एब्सर्ड एपिलेशन दी जाती है, एपिथेट दी जाती है, ठीक है। एपिथेट मींस कुछ लिखना उसकी डेथ के बाद, नहीं एपिथेट नहीं होता वो, ठीक है, वो एपिथेट नहीं होता, वो एपिटॉफ होता है। आई थिंक एपिटॉफ होता है शीला लेख पे लिखना। चलिए आइए जरा नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस, जल्दी से आ जाइए जरा, इसको लगाते हैं आंसर। चलिए जल्दी तीनों के आंसर मार्क कर लीजिए। एम्बीवेलेंट एजाइल एफ्लिक्शन। अच्छा बहुत, वाई मी नॉट गेटिंग दी लाइव क्लासेस। यार अगर किसी को लाइव क्लासेस में दिक्कत आता है, एक तो मेरे को लगता है कुछ उसका इंडिविजुअल नेट प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि जैसे ही मुझे कोई बोलता है मेरी लाइव क्लासेस, मैं अपना लॉगिन खुद खोल के देखता हूं, और मैं जब अपना लॉगिन खोलता हूं तो मुझे सारी क्लास बहुत आसानी से नजर आती है। सो कई बार होता है, उसको आप क्या करें कि पुराना जो है, ठीक है, पुरानी ऐप को हटाइए, दोबारा एक बार अनस्टॉल से इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए एम्बीवेलेंट फीलिंग है मेरे अंदर, मैं बोल रहा हूं यार आई हैव एम्बीवेलेंट फीलिंग अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डोंट नो वेदर इट इज गुड और बैड। और सही में मुझे नहीं पता होता यार, सब लोगों के पास सारा ज्ञान होता है ना, बट मेरे को कई बार पूरा ज्ञान नहीं हो पाता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सारों के पास सारा ज्ञान होता है, लेकिन मेरे पास कई बार पूरा ज्ञान नहीं हो पाता, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर कई बार क्या होता है, कई बार हम एम्बीवेलेंट फीलिंग रखते हैं। एम्बीवेलेंट फीलिंग का मतलब बहुत ज्यादा मिक्स फीलिंग। सो व्हेन वी आर कैरिंग एन एम्बीवेलेंट फीलिंग, रेजोल्यूट माइंड क्या होते हैं गाइस, जो बड़े दृढ़ निश्चय के होते हैं। इफ समवन इज एन रेजोल्यूट माइंड, दैट पर्सन कैरिंग अ वेरी वेरी साउंड नेचर, और बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है। सो इफ समवन इज इरेजोल्यूट मतलब ही डजंट नो व्हाट टू डू, ही इज ऑन द हॉर्स ऑफ डिलेमा। हॉर्स ऑफ द डिलेमा मतलब डिलेमा के हॉर्न्स पे सवार है, यानी कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज्ड है। तो इसको क्या लगा सकते हो आप कि पर्सन बहुत ही कंफ्यूज्ड है, मिक्स्ड है, ठीक है। चलिए अरे इस वर्ड को हम बाद में देखेंगे गाइस, ये आएंगे हमारे पास, कैंडिड, सुपरफ्लुअस, ये धीरे धीरे आएंगे हमारे पास, है ना। तो धीरे धीरे बात करेंगे, अभी एक हैबिट डाल ले कि हमें बस थोड़ी सी आदत पड़ जाए वोकैबुलरी की, जो हमारे को दिक्कत करती है वो कैप, थोड़ी सी उसकी बस आदत पड़ जाए। देखिए जैसे सुपरफिशियल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, मुझे ये पता है कि किसी को भी जब सुपरफिशियल नॉलेज है तो गाइज उससे काम नहीं चलेगा। सुपरफिशियल मतलब बहुत ही शैलो, ऊपरी, मतलब जो डीप नहीं होता है ना। अब ये सुपरफिशियल वर्ड जो है गाइज, वो आपका कब आया था, वो आपका आया था केवीएस के अंदर, ठीक है। सो सुपरफिशियल नॉलेज इज नॉट गोना हेल्प यू आउट। सुपरफिशियल नॉलेज का मतलब जो हमें बहुत शैलो नॉलेज होती है, दो चार वर्ड हम जान लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। कैंडिड का मतलब होता है टू बी वेरी फ्रैंक। मैं बोलूं यार कैंडिडली बोलूं, अभी तुम्हारे बस की कुछ नहीं है यार, जैसे किसी को मुंह फट बोल देते हैं, ठीक है। सो टू बी वेरी कैंडिड, यार तुम्हें अभी बहुत काम करना है। कैंडिड मतलब टू बी वेरी वेरी फ्रैंक। चलिए फिफ्थ नंबर देखिए गाइज, एजाइल, निम्बल, लाइद, स्प्राई। मैं कहूंगा यार एट द एज ऑफ 50 ही लुक्स वेरी वेरी एजाइल, ही लुक्स वेरी वेरी लाइक क्या कहते हैं, अगर मैं बोलूं तो ही लुक्स वेरी स्प्राई, ही लुक्स वेरी लिम्बल, है ना। तो इसको अगर मैं बोलूं तो एजाइल को हम बोल सकते हैं गाइस, जैसे बोलते हैं ना, ही इज एन एजाइल स्विमर, ही इज एन एजाइल किड। तो एजाइल होता है गाइस जो बहुत एक्टिव होते हैं। मंकीज आर वेरी एजाइल क्लाइंबर्स, मंकी बहुत फुर्तीले होते हैं, है ना, दे आर वेरी वेरी एजाइल क्लाइंबर्स। सो एक्टिव होना उसको बोल सकते। चलिए एफ्लिक्शन अगर मैं बोलूं यार, बहुत ही एफ्लिक्टेड एरियाज है जहां पर बहुत ज्यादा कोरोना फैला हुआ है धारावी के अंदर। सो दोज आर बेसिकली कॉल्ड दी एफ्लिक्टेड एरिया, जहां पे बहुत पेन हो सकता है, जहां पे बहुत परेशानी हो सकती है,
जैसे इंग्लिश में बोला जाता है कि यार द एड्स वर सेंट टू द एफ्लिक्टेड एरिया। एफ्लिक्टेड एरियाज मतलब जहां पे बहुत परेशानी है, जहां पे बहुत पेन है, जहां पे बहुत दुख है ना, उसको बोल सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं बोलूं मेल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द कॉमन एफ्लिक्शंस ऑफ द पुअर, यानी मेल न्यूट्रिशन जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी पेन है, बहुत बड़ी परेशानी है। तो अगर आप उसमें निकालेंगे तो हमारा आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा गाइस, एलमेंट। और ये जो मैं लाइनें पढ़ा रहा हूं ना गाइस आपको, शुरू में हो सकता है आपको पेन हो कि यार ये क्या लाइनें बोल देते हैं, ये मुझे तो समझ नहीं। बट मेरे को एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप ऐसी लाइनें मेरे साथ वीक में 3 बार बोल रहे हो, और लगभग लगभग जो है कितनी लाइनें हो जाती हैं गाइस, लगभग मेरे को लगता है 100 लाइंस के करीब हमारे पास आ जाती है, तो बहुत हेल्पफुल होती है। आप ये लाइन पढ़िए, मेल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द कॉमन एफ्लिक्शंस ऑफ पुअर। मेल न्यूट्रिशन जो है वो कॉमन में पाई जाने वाली कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं वो एक बीमारी है, और कहीं ना कहीं वो एक दिक्कत है ना। तो मैलेडी भी बीमारी बोल सकते हो। स्कॉर्ज वैसे बोलते हैं पॉल्यूशन इज स्कॉर्ज टू सोसाइटी, कांस्टेंट एनोइंग प्रॉब्लम। मैनेस वैसे थ्रेट बोलते हैं, मैनेस मतलब थ्रेट होती है। या अगर मैं बोलूं पॉल्यूशन इज मैनेज टू आवर हेल्थ, यानी कहीं ना कहीं स्कॉर्ज है, मैनेस है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखना। चलिए इसमें आंसर बनाते हैं गाइज। यहां पे मिक्स्ड आया, यहां पे अगर मैं बोलूं तो एक्टिव आया। अच्छा, लेथार्जिक, ड्राउजी और स्लगिश, इन तीनों का मतलब होता है गाइज पर्सन बहुत लेजी है। ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या होता है, पर्सन बहुत लेजी है। और अगर कोई जुबिलेशन के मूड में है, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ जुबिलेशन व्हेन आई वॉन द मैच और प्रॉब्ली क्लियर द गवर्नमेंट जॉब। जब मैंने गवर्नमेंट जॉब को क्लियर करा तो मैं एक जुबिलेशन के मूड में था, मैं एक यूफोरिया के मूड में था। गाइस बहुत ही शानदार मूवमेंट होता है व्हेन यू गॉट समथिंग, है ना, विच यू ऑलवेज डिजायर। तो मैं कहूंगा स्टेट ऑफ जुबिलेशन में आ जाते हैं हम, यूफोरिया के मूवमेंट में सेलिब्रेशन होता है जबरदस्त। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो हैप्पीनेस, इसको आप क्या बोल सकते हो गाइस, हैप्पीनेस। ठीक है, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ यूफोरिया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गाइस। 9 वोकैब्स हमें देखनी होती है हर बार, तो थोड़ा सा बस एक आइडिया मिल जाता है इंग्लिश का। और मैं नहीं कह रहा इससे सब कुछ क्लियर, आपको एडिशनल पढ़ना है थोड़ा बहुत। इंस्टिगेट, प्रोवोक, अप्राइज, मैंने बोला कुछ आपको खुद भी ढूंढने हैं। ठीक है, अगर देखिए मैं इन चारों का बताता रहूंगा तो कम से कम 45 मिनट वोकैब चलेगी फिर, विच इज नॉट गुड फॉर एनी क्लास। आपको कुछ मीनिंग अपने से भी देखने हैं। इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, इनका मतलब होता है किसी को भड़काना। ठीक है, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना मतलब भड़काना, वाई आर यू इंस्टिगेटिंग द मैटर। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, एस्पर्स करना, ब्लैकन करना, मेलाइन करना और स्लेंडर करना। जैसे दीज डेज मीडिया इज स्लेंडरिंग द इमेज ऑफ बॉलीवुड, दे आर एस्पर्सिंग द इमेज ऑफ बॉलीवुड, दे आर ब्लैकनिंग द इमेज ऑफ बॉलीवुड। ठीक है, दे आर मेलाइनिंग द इमेज ऑफ बॉलीवुड। आज के टाइम में अगर मीडिया को मैं देखूं, जो बॉलीवुड को इतना हाईलाइटेड करते थे अच्छे कामों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है इट सीम्स कि एंटायर बॉलीवुड इज टेकिंग ड्रग्स। और गाइज ऐसा नहीं है, द एंटायर बॉलीवुड इज नॉट सो बैड द वे इट इज बीइंग like picturized in the media. So they are aspersing और probably blackening the image, यानी किसी की इमेज को टार्निश करना, मेलाइन करना। So they are trying to malign the image। जैसे अभी आज जया बच्चन ने बयान दिया है, प्लीज डू नॉट पेंट द एंटायर बॉलीवुड इन द सेम कलर। और ऐसा नहीं कि पूरे बॉलीवुड को ही आपको कि ड्रग एडिक्ट है, देयर मे बी 1 or 2 ऑड सिचुएशंस, बट एंटायर बॉलीवुड शुड नॉट बी पेंटेड इन द सेम वे। तो बड़ी इमेज को खराब किया जा रहा है, बॉलीवुड की इमेज को बहुत ज्यादा खराब किया जा रहा है, यानी उसको स्पॉइल किया जा रहा है। ठीक है, पॉलिटिशियंस आर वेल नोन फॉर देयर विलिंगनेस टू एस्पर्स देयर ओपोनेंट, दूसरों की इमेज को एस्पर्स करना, एस्पर्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में, कास्टिंग एस्पर्शन बहुत फेमस वर्ड है। चलिए नेक्स्ट लगाइए, आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एसिडुअस, डिलीजेंट, मैटिकुलस एंड सिड्यूलस। यानी he is one of the most assiduous members of the team and was appreciated by all. So if you are doing something assiduously
और इफ यू आर डूइंग समथिंग डिलीजेंटली, इसका मतलब आप बहुत ही मेहनती आदमी हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं? हार्ड वर्किंग। क्या बोल सकते हैं गाइस? हार्ड वर्किंग। अच्छा, ट्रूऑंट जो होता है गाइस, वो बंक करते हैं क्लास से। आज मैं सुबह भी पढ़ा रहा था, ऐसे लोग जो क्लास से बंक करते हैं, दे आर नोन एज ट्रूऑंट। ही इज प्लेइंग लॉट ऑफ, ही इज प्लेइंग ट्रूऑंट इन दी क्लासेस बिकॉज ही डजंट लाइक इट। और शरकर होते हैं गाइस कामचोर, वो लोग जो कामचोर होते हैं। इफ समवन इज शरकर, ही इज एब्सटेनिंग फ्रॉम हिज ड्यूटी, ठीक है, he is or she is abstaining from his duty, तो शरकर हम उसको बोल सकते हैं। लास्ट वर्ड देखिए गाइस, acclaimed करना। he was widely acclaimed for his performance in the movie and won 3 Oscars। so अगर किसी को गाइस acclaim किया गया है, अगर किसी को acclaim किया गया है, उसके एफर्ट बड़ी कमेंडेबल है, उसको लाउड किया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना उसे क्या करा गया है? एप्लॉड। उसका आंसर क्या लगाएंगे हम? एप्लॉड। यहां पर क्या आ गया गाइस? हार्ड वर्किंग। यहां पर क्या आ गया? स्पॉइल। तो थोड़ा थोड़ा वोकैब करते जाइए, बहुत वोकैब का बहुत प्रेशर मत लीजिएगा, है ना, हल्का फुल्का करते जाइए, बहुत लेंदी गेम है। अब मैं अगर बोलने लगूं डेप्रिकेट क्या है, डिमीन क्या है, गॉगल क्या है, सो देयर आर लॉट ऑफ स्टफ गाइस, है ना। अगर मैं बोलूं गॉगल होता है किसी को स्टेयर करना, 10 सेकेंड गॉगलिंग, यू आर बिहाइंड दी बार, डू नॉट स्टेयर एनीवन, है ना, डू नॉट ट्राई टू डिमीन एनीवन। डिमीनिंग फीडबैक क्या होता है गाइस? डिमीनिंग फीडबैक होता है जिसको हम नीचा दिखाना कहते हैं, किसी को नीचा दिखाना, डिमीनिंग फीडबैक देना, ठीक है। सो इफ वी आर गिविंग द डिमीनिंग फीडबैक, वी आर ट्राइंग टू डिमीन दैट गाय, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रेशर लेके मत पढ़ना, 3 क्लास होती है, 27 वर्ड है, 27 इंटू 4 है, तो मैं मानता हूं वो काफी वर्ड होते हैं, ये ध्यान रखना। तो आराम आराम से उसको लेके चलना है, ग्रामर पे फोकस करते हुए चलना है, ये ध्यान रखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है गाइस सब ऑर्डिनेट क्लॉज। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है गाइस? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। गाइस मुझे ये बताइए कि पिछला चैप्टर किन लोगों को समझ आ गया था? अब देखो, ऐसा कभी मत सोचना कि आपने किसी से 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास ली और 100 में से 100 नंबर आने चाहिए। ऐसा नहीं होता है गाइस, ये ध्यान रखना। कभी ऐसा नहीं होता कि आपने मुझसे क्लास ली अभी 2 घंटे की और चैप्टर में आप ये कह रहे हो यार अब तो 100 में से 100 क्यों नहीं आ रहा? 100 में से 100 भाई आने में टाइम लगता है ना। तो अगर पिछली बार के क्वेश्चन 93 थे और उसके अंदर अगर आपके 80 से 85 करेक्ट हो गए, तो बाकी क्वेश्चन पे हम और थोड़ा सा काम करेंगे अभी, ठीक है ना। और मुझे पता है वो कौन से हैं, उनमें कंजंक्शंस आपने ठीक से नहीं देखी, बस उसका मैं एक नोट भेजूंगा, उसको दोबारा आप ट्राई करना, ठीक है। उसको मैं एक नोट देखूंगा, उसमें हमें दोबारा ट्राई करना है। चलिए एक काम करते हैं गाइस, देखिए इसमें अगर मैं बात करूं सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो मैं पहले छोटा सा बहुत 2 मिनट से 5 मिनट का एक रीकैप दे रहा हूं, ठीक है, बहुत ही छोटा सा, ठीक है। और मैं क्या कहते हैं 5, अच्छा थैंक गॉड में जब, चलो ठीक है। देखिए बहुत इजी है, पिछली बार मैंने सेंटेंस टाइप बताए थे। सेंटेंस टाइप को बताने के लिए मुझे आपको यह समझाना पड़ा था कि हमारे पास 2 क्लॉजेज होते हैं। इंग्लिश में हमारे पास 2 क्लॉजेज होते हैं, एक सबऑर्डिनेट होता है, एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब देखो 3 टर्म थी हमारे पास, एक पहली टर्म थी, पहले मैं मार्कर का इंक वो चेंज कर लेता हूं। चलिए हमारे पास 3 टर्म थी गाइस, एक था सेंटेंस, दूसरा था क्लॉज, ठीक है, और तीसरा था फ्रेज, ठीक है। बस 1 मिनट का गैप दे दूंगा, जैसे मानिए अगर कोई फर्स्ट क्लास में भी है तो उसे कम से कम ये पता लग जाए कि ये होते क्या हैं, ठीक है।
पीजीटी इंग्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ये ध्यान रख लेना। अगर आपको क्लॉजेस नहीं पता है, सबऑर्डिनेट और ये सब, तो पीजीटी में बहुत फंस सकते हो आप, टीजीटी पीजीटी मेन के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, सेंटेंस वो होता है गाइस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, जिसके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है और उसकी अपनी एक कंप्लीट सेंस होती है। ठीक है, उसकी अपनी क्या होती है गाइस, एक कंप्लीट सेंस होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लॉज जो होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है गाइस। ठीक है, इसके पास भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन इसके पास बस इतना ध्यान रखना, मे और मे नॉट हैव कंप्लीट सेंस। यानी क्लॉज के पास कंप्लीट सेंस कभी बार होती है और कभी कभार वो नहीं होती है, जो आप पिछले वाले चैप्टर से भी उठाकर देख सकते हैं। फ्रेज आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, और ये ध्यान रखना ये विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब होते हैं, विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। यानी फ्रेज का मतलब ना तो आपके पास कोई खास कोई सब्जेक्ट होगा और ना ही कोई वर्ब होगी, ये ध्यान रखना। सेंटेंस आपका पूरा होगा जिसके अंदर आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे, सब्जेक्ट एंड वर्ब होगी और कंप्लीट सेंस होगी। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ देखना है क्लॉजेस, और क्लॉजेस में भी एक जो टाइप होता है सबऑर्डिनेट। आज हमारी पूरी क्लास वहीं पे घूमेगी और बहुत ही जरूरी बात है गाइस जानना सबऑर्डिनेट क्लॉज, स्पेशली अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्लॉजेस पे ले चलता हूं गाइस आपको, क्लॉजेस क्या होते हैं, और कोशिश करिएगा आप बातें समझें, क्योंकि ये देखो कई बार लोग कहते हैं ना नोट्स बना लेता हूं, मैं कहता हूं चलिए जितना नोट्स बनाना है आप बनाइए, कोई एतराज मुझे नहीं है, बट नोट्स जो है ना वो कॉपी में ही पड़े रह जाते हैं अगर बातें समझ नहीं आती हैं तो। चलिए, तो मेरे पास जो क्लॉजेस है गाइस, क्लॉजेस दो होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, जिसका अपना कंप्लीट सेंस होता है, जिसका अपना कंप्लीट सेंस होता है, यानी ये अकेला आता, अकेला आ सकता है, इसका मतलब ये है ये अकेला आ सकता है और ये स्टैंड अलोन होता है। लेकिन दूसरा हमारे पास होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब ही होता है सहायक, इसका मतलब ये किसी को सहायता करने आया है, कंप्लीट सेंस नहीं होता, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अकेला नहीं आ सकता, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। यानी इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि अकेला ये नहीं आ सकता, ठीक है, अकेला ये नहीं आ सकता। अच्छा मुझे बताइए वॉल्यूम की कोई दिक्कत है क्या, एक बार बता दीजिए। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्या मैं सबको ठीक ऑडिबल हूं या वॉल्यूम का प्रॉब्लम है, एक बार बता दीजिए। Am I audible or there is a problem with volume? Not any problem, sir. वॉल्यूम का प्रॉब्लम है? नो नो ऑडिबल प्रॉपरली, एक आध को लग रहा है यार, वो एक आध वाला जो होता है ना, तो वो थोड़ा सा देख लिया करो, मुझे लगता है
सब लोग कह रहे हैं इशू नहीं है, ऑडिबल है ना। चलिए, हल्का सा स्लो है, मैं अभी चेक करा देता हूं फिर, अगर आपको लग रहा है तो। ठीक है, ऑडिबल है। चलिए आ जाइए गाइज। अब देखिए, मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं कौन से क्लॉज, सबऑर्डिनेट, यानी इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा बट इसका कंप्लीट सेंस नहीं होगा, मतलब इसका कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगा आपको, यह ध्यान रखना। पहले मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं कि आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज दिखते कैसे हैं। ठीक है, देखिए मैंने बहुत सिंपल सिंपल लिखा था, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। और थोड़ा टाइम लगेगा गाइज आज चैप्टर में, ठीक है, आज थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, अगर मैं बोलूं यहां पर देखिए एक फुल स्टॉप है तो ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर एक सब्जेक्ट वर्ब ये है और एक सब्जेक्ट वर्ब ये है गाइस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इफ यू वर्क हार्ड का अपना कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको आप रखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज में। ठीक है, लेकिन यू विल पास का अपना मीनिंग है, तो ये आज हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। अगर मैं बोलूं कॉल मी व्हेन यू नीड हेल्प, कॉल मी व्हेन यू नीड हेल्प, और अगर मैं बोलूं, अगर मैं थर्ड नंबर पे लूं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो गाइज एक बार कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे यह बता सकता है कि सेकंड और थर्ड में सबऑर्डिनेट क्लॉज कहां पर है? एक मिनट, मैं वॉल्यूम चेक करा लेता हूं। वॉल्यूम बोल रहे हैं थोड़ा। इसमें मेरे को आप ये बता दीजिए सबऑर्डिनेट कौन सा है। वॉल्यूम कह रहे थोड़ा हल्का है। देखो गाइस, कॉल मी का अपना पूरा मीनिंग है, लेकिन व्हेन यू नीड हेल्प का अपना कोई मीनिंग नहीं है। तो व्हेन यू नीड हेल्प जो है वो आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और कॉल मी आपका क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, तो यह ध्यान रखना, अनलेस यू वर्क हार्ड जो है वो आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और यू विल नॉट पास जो है वो आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है। और आज के चैप्टर में आपको प्रिंसिपल तो देखना ही नहीं है। ठीक है, आज के चैप्टर में हमें प्रिंसिपल नहीं देखना, हमें यह देखना है कि सबऑर्डिनेट कौन सा था और उस सबऑर्डिनेट का नाम क्या था। एक चीज बस दोबारा बोल रहा हूं, प्रिंसिपल स्टैंड अलोन आ सकता है बट सबऑर्डिनेट कभी स्टैंड अलोन नहीं होगा। अगर एक सबऑर्डिनेट आया तो एक प्रिंसिपल आएगा, ये ध्यान रख लेना। मेरी बातें यार ये समझ लेना, तभी आपसे गलतियां हो रही होंगी। आप जब ढूंढ रहे होंगे तो गलती क्या हो रही होगी, आप सही से निकाल नहीं रहे होंगे। मैं कह रहा हूं बिल्कुल एक बात ध्यान रखना, एक प्रिंसिपल अकेला आ सकता है, एक सबऑर्डिनेट अकेला नहीं आ सकता। अगर एक सबऑर्डिनेट आया तो एक प्रिंसिपल तो आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको सबऑर्डिनेट के टाइप की तरफ ले जा रहा हूं गाइस, और थोड़ा सा आपको कई बार कंफ्यूजन आएगी, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, और 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अब यह ध्यान रखना, सबऑर्डिनेट क्लॉज को गाइस जो बांटा गया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को 3 क्लॉजेस में बांटते हैं। पहला नाम है उसका नाउन क्लॉज,
ठीक है, दूसरा नाम है उसका एडजेक्टिव क्लॉज, और गाइस तीसरा नाम है उसका एडवर्ब क्लॉज। ध्यान रखिए, उसका तीसरा नाम है उसका एडवर्ब क्लॉज, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है यार, मेरा बर्थडे कल था, हो गया, उसको मना भी लिया, सब ठीक रहा, बिल्कुल बढ़िया। अब क्लास करते हैं, ठीक है। हाँ जी, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे पास तीन तरह के होते हैं गाइस। पहला नाम है नाउन क्लॉज, दूसरा नाम है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा नाम है एडवर्ब क्लॉज। अब मैं एक चीज मानता हूं गाइस, जिसको ये पता है नाउन क्या होता है उसको नाउन क्लॉज आता है, जिसको ये पता है एडजेक्टिव क्या होता है उसे एडजेक्टिव क्लॉज पता है, और जिसे ये पता है कि एडवर्ब क्या होता है समझ लेना उसे एडवर्ब क्लॉज भी पहले से पता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब उसको एडवर्ब क्लॉज भी पहले से पता है, ये ध्यान रखिए। अब ऐसा करते हैं गाइस, देखो पहले मैं आपको आसान वाली चीज कराता हूं जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज, और नाउन क्लॉज जो है ना, नाउन क्लॉज निकलते हैं बस पोजीशन याद करने पे। यानी आपको उन पोजीशंस को बस देखना है कि यहां पे पड़ा मिलेगा, यहां पे पड़ा मिलेगा और यहां पे पड़ा मिलेगा, तो आपको सिर्फ पोजीशंस याद रखनी है नाउन के अंदर। और एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज तो बहुत ही आसान होता है गाइस ढूंढना, अगर आपको बस ये पता है कि एडजेक्टिव का क्या काम है और एडवर्ब का क्या काम है। चलिए मैं आपको बिल्कुल बताता हूं, देखिए एडजेक्टिव एडवर्ब क्या करने आते हैं। कोई आप में से कमेंट में मुझे बता दो जरा कि ये पता हो कि एडजेक्टिव का क्या काम है। गाइस सबसे पहले एडजेक्टिव को समझो, अभी मैं एडजेक्टिव क्लॉज नहीं बोल रहा, सबसे पहले समझो एडजेक्टिव क्या करता है। एडजेक्टिव आपकी क्वालिटी बताता है, किसकी, नाउन की और प्रनाउन की, ठीक है, नाउन की और प्रनाउन की। अब देखो जैसे मैंने बोला ही इज अ गुड बॉय, आई हैव अ ब्लैक पेन, ठीक है, ही इज गुड, ही इज हैप्पी। अब आपके सामने मैंने बहुत छोटी छोटी बातें लिख दी गाइस, है ना, बहुत छोटी छोटी बातें लिख दी। अब एक चीज तो ये होते हैं कि गाइस सब लोग सारा नोट्स बनाते हैं, मैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, और एक होते हैं जो शॉर्ट नोट बनाते हैं, मैं उनकी और रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि यार कॉपियां भरने से जिंदगी में काम मेरा तो नहीं चला है। मैंने सिर्फ वोकैबुलरी के लिए कॉपियां भरी है, मैं ग्रामर के लिए एक शॉर्ट नोट बना लेता हूं जिससे मुझे पता लग जाए। अब अगर मैं पहले में देखूंगा इस, तो पहले में मुझे पता लगना चाहिए कि मेरा एडजेक्टिव कौन सा है। अब अगर आप देखेंगे तो पहले में बड़ा सिंपल है गाइस, है ना, पहले में बहुत सिंपल है। यहां पे एक गुड वर्ड है जो बॉय की बात कर रहा है, बॉय मेरा नाउन है तो गुड मेरा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। बॉय मेरा नाउन है तो गुड मेरा एडजेक्टिव है। यहां पर ब्लैक किसकी बात कर रहा है, पेन की, पेन मेरा नाउन है तो ब्लैक मेरा एडजेक्टिव है। और मुझे लगता है गाइस इतनी इंग्लिश तो सबने सीखी है ना, इतनी इंग्लिश तो सबने सीखी है, सबको इतना आइडिया होता है, ये ध्यान रखना। अब जो ये गुड है, गुड किसकी बात कर रहा है गाइस, गुड बात कर रहा है ही की, ही मेरा प्रनाउन है, प्रनाउन की क्वालिटी कौन बताएगा, एडजेक्टिव, तो यहां पे गुड भी मेरा एडजेक्टिव है, ठीक। हैप्पी यहां पर किसकी बात कर रहा है, ही की, ही मेरा प्रनाउन है तो यहां पर ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ये ध्यान रखना। अब गाइस आपको कुछ नहीं करना, जैसे नाउन की क्वालिटी आपने एक सिंगल वर्ड से बताई, अब नाउन की क्वालिटी अगर कोई आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब वाली लाइन बताने लगे तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे मैंने यहां पर एक लाइन लिख दी, आई हैव अ पेन विच इज ब्लैक,
गाइस कोई ये बता सकता है इसमें कितने क्लॉज हैं? आई हैव अ पेन विच इज ब्लैक, कोई बता दीजिए यार इसमें कितने क्लॉज हैं? आई हैव अ पेन विच इज ब्लैक। तो अगर मैं बोलूं, देखो ये बन रहा है आई हैव अ पेन एक क्लॉज, और आई हैव अ पेन का पूरा मीनिंग है तो ये प्रिंसिपल है। विच इज ब्लैक जो है वो आई हैव अ पेन पे डिपेंडेंट है, नहीं तो अकेला कैसे बोलूं विच इज ब्लैक? विच इज ब्लैक का कोई अपना मीनिंग ही नहीं बन रहा यहां पे। अब यहां पर एक चीज समझो, विच इज ब्लैक से आप क्वेश्चन करो, विच इज ब्लैक से आप क्वेश्चन करो। पहले तो ये समझ लो विच इज ब्लैक जो है अब आपके सामने एक क्लॉज है ना? विच इज ब्लैक क्या है गाइस? आपके सामने एक क्लॉज है, ये ध्यान रखना। आप अपने क्लॉज से क्वेश्चन करो कि भाई बताओ कौन है ब्लैक। आप इससे क्वेश्चन करो कि भाई कौन है ब्लैक। अब यह उठाकर आपको कहां ले जाएगा? वो कहेगा भाई ब्लैक तो है पेन। अब पेन जो है गाइस हमारा क्या है? नाउन। तो यानी इस पूरे के पूरे क्लॉज ने एक नाउन वर्ड की बात करी। यहां पर एक सिंगल वर्ड बात कर रहा था तो हमने एडजेक्टिव लिखा था, यहां पर पूरे का पूरा क्लॉज बात कर रहा है तो इसका मतलब नाउन की बात करने ये आया मेरा एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये क्लॉज है तो इसका नाम मैं रखूंगा एडजेक्टिव क्लॉज। तो बस इतना ध्यान रखना कि एडजेक्टिव जो काम करेगा, यानी एडजेक्टिव बात करता है नाउन की, तो ध्यान रखना वो नाउन की बात करेगा। कौन? एडजेक्टिव क्लॉज। मैं आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखता हूं, देखिए जरा कैसे बनते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए मैं आपके सामने काफी सारे एग्जाम्पल लिखता हूं गाइस जल्दी से, और उसके बेस पे हम बनाने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही सिंपल, आप जब तक हां नहीं करेंगे तब तक मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉज पे नहीं मूव करूंगा, ये ध्यान रखना। चाहे मैं 2 क्लॉज पढ़ा के जाऊं चाहे 1 पढ़ा के जाऊं। और गाइस एक चीज और ध्यान रखना, यार एक टॉपिक पे 4-4 5-5 क्लास नहीं हो पाती है, ये ध्यान रखिए, है ना? कई बार लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक टॉपिक है, क्योंकि मेरे को ना लगभग 30 टॉपिक कराने हैं, है ना? 30 के करीब टॉपिक है, तो अगर मुझे कुछ नहीं जाएगा, मैं 6 महीने पढ़ाता रहूं आपको, बट मुझे पता है कि आपका कितना पेशेंस लेवल होता है और आपके पास क्या होता है। तो मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा इनके, आप बेफिक्र रहिएगा, मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा। आप मुझे टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई है ना? हाँ, ऐसा नहीं कि मैं 40 क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा आपको, बट हाँ 2-4 कोई क्वेश्चन है आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब देखिए मैं आपके सामने कुछ क्लॉज लिखता हूं। मैंने एक लाइन लिखी, आई सॉ अ चाइल्ड हु वॉज क्राइंग। आई सॉ अ चाइल्ड हु वॉज क्राइंग। अब आप एक काम करिएगा, इतने जब तक मैं लिख रहा हूं प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट सेग्रीगेट कर दो, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट को अलग अलग कर दो जब तक मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। चलिए द कार विच आई लाइक consumes a lot of fuel. चलिए नेक्स्ट लेते हैं गाइस। He hates the people who waste their time. और गाइस एडजेक्टिव क्लॉज बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई है ही नहीं ऐसी बात जो आपको दिक्कत कर जाए। एडजेक्टिव क्लॉज में गाइस ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको दिक्कत कर जाए, ये ध्यान रखिएगा।
चलिए एक सेंटेंस में और लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए मैं क्या बोल रहा हूं। गाइस देखिए मैंने 4 सेंटेंस लिखे आपके सामने। अब हमें करना क्या है, पहले तो हमें देखना है हमारे सबऑर्डिनेट कहां पर है। ठीक है, अब आपको पहले सबऑर्डिनेट मार्किंग करनी है क्योंकि पेपरों में क्या हो रहा है, कई बार वो सबऑर्डिनेट की मार्किंग ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कई बार वो सबऑर्डिनेट की मार्किंग ही नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखना। तो गाइस देखिए मैंने एक बच्चा देखा, ये तो हो गया प्रिंसिपल। जो रो रहा था ये हो गया सबऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो कार विच आई लाइक, तो विच आई लाइक जो है ये निकला मेरा सबऑर्डिनेट। ठीक है, यहां पर हु वेस्ट देयर टाइम सबऑर्डिनेट, हु बोट अ बोट सबऑर्डिनेट। तो ये पहले मुझे बताओ कि ये सबऑर्डिनेट आपको दिखे हैं गाइस? ये बता दीजिए क्या आपको ये सबऑर्डिनेट क्लॉज दिख रहे हैं? यस कर दीजिए अगर आपको ये सबऑर्डिनेट क्लॉज दिख रहे हैं तो। अब इनके काम देख लेंगे, पहले तो सबऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए आपको। तो यहां पर ये जो है मैंने निकाले, ये सारे के सारे क्या थे, ये सबऑर्डिनेट थे। ये मैंने अलग प्रिंसिपल रखा। हु वॉज क्राइंग सबऑर्डिनेट, विच आई लाइक सबऑर्डिनेट, हु वेस्ट देयर टाइम सबऑर्डिनेट, हु बोट अ बोट सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो मेरे को लगता है ये हमने सबऑर्डिनेट निकाल लिए। अब इन सबऑर्डिनेट के पास जाकर ना आप क्वेश्चन करो कि भाई किसकी बात कर रहे हो आप। सबऑर्डिनेट क्लॉज से ये क्वेश्चन करो कि आप किसकी बात कर रहे हो। मुझे बताइए कौन रो रहा है। भाई अगर आप ये पूछे कौन रो रहा है तो आपका आंसर आ रहा है बच्चा रो रहा है ना। बच्चा क्या है, नाउन। तो यानी ये पूरे का पूरा क्लॉज नाउन की बात कर रहा था, और जो क्लॉज नाउन की बात करेगा उस क्लॉज को आपने पेपर में क्या लगाना है, एडजेक्टिव क्लॉज। जो क्लॉज नाउन की बात करेगा वो क्लॉज आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। अब देखो वो कह रहा है विच आई लाइक, मैंने कहा भाई बताओ क्या पसंद है तुम्हें, है ना। मैंने पूछा बताओ क्या पसंद है, तो आंसर आया मुझे तो कार पसंद है। कार आपका क्या है, नाउन, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, एडजेक्टिव। और क्योंकि ये पूरे का पूरा क्लॉज है तो एडजेक्टिव के आगे बस क्लॉज लिख दो। एडजेक्टिव के आगे क्या लिख दो गाइस, क्लॉज लिख दो। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब बताइए कौन लोग हैं जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो यानी कौन वेस्ट करते हैं गाइस, पीपल। लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और लोग वेस्ट करते हैं तो ये क्या है, नाउन। नाउन की क्वालिटी क्या बताएगा, एडजेक्टिव। क्योंकि ये क्लॉज है तो इसका नाम रख दो एडजेक्टिव क्लॉज। अब देखो किसने बोट खरीदी, बताइए किसने बोट खरीदी, हु बोट अ बोट, किसने बोट खरीदी है, भाई ये इसने खरीदी है, किसने, मैन ने। मैन क्या है, नाउन, और नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव, और क्योंकि ये क्लॉज है तो इसका नाम क्या रख दो, एडजेक्टिव क्लॉज। गाइस बताइए थोड़ा सा क्लियर है, ऑल्दो मैं अभी क्वेश्चन बहुत लेके आऊंगा। एडजेक्टिव क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो नाउन की तरफ इशारा करता मिलेगा। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, क्या कहते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा जो नाउन की तरफ इशारा करेगा। अब एक चीज और याद रखना कि कभी भी याद रखिएगा गाइस, अगर कोई आपसे बोलता है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, इसका मतलब वो आपसे प्रिंसिपल क्लॉज तो नहीं ढूंढवा रहा। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसका मतलब वो प्रिंसिपल क्लॉज तो नहीं ढूंढवा रहा, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल और लिखता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए कि एडजेक्टिव क्लॉज आपको कैसा दिखेगा। चलिए मैं आपके सामने गाइस 2 एग्जाम्पल और लिख देता हूं।
जल्दी से देख लेते हैं हम दो छोटे छोटे एग्जाम्पल और। चलिए, आई वॉच्ड अ मूवी which amused me a lot. I watched a movie which amused me a lot. मैंने एक मूवी देखी जिसने मुझे बड़ा खुश कर दिया. I watched a movie which amused me a lot. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, एक सेंटेंस और ले लेते हैं गाइस, जल्दी से देख लेते हैं एक। एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस ढूंढ रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए, दिस इज एक मिनट, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्स। गाइस अब देखो, सबऑर्डिनेट हो गया विच अम्यूज्ड मी अ लॉट, और ये सबऑर्डिनेट हो गया वेयर ही लिव्स। तो सबऑर्डिनेट तो आपको दिखा। अब वो कह रहा है किस चीज ने मुझे अम्यूज कर दिया। अम्यूज मतलब खुश करना। तो बताइए किस चीज ने उसे खुश कर दिया? मूवी ने। मूवी क्या है? नाउन। तो ये पूरे का पूरा बना एडजेक्टिव। अच्छा बताइए कहां वो रहता है? कहां रहता है गाइस? घर में। कहां रहता है? घर में। तो ये आपका क्या है? नाउन, और ये क्या बना आपका? एडजेक्टिव क्लॉज। ये ध्यान रखिएगा। तो इसको ऐसे ही ढूंढिएगा, ठीक है? इसको ऐसे ही ढूंढिएगा कि जिसके अंदर ये आपका जो क्लॉज है वो उठकर अगर नाउन की तरफ चला गया, और गाइज मुझे लगता है बड़ा आसान है कि आपका क्लॉज नाउन की तरफ उठ के चला गया तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको ढूंढना। गाइज क्लियर है? मूव करें जरा एडवर्ब क्लॉज पे, मूव कर जाएं एडवर्ब क्लॉज पे, ठीक है? पहले तो मैं आपको एडवर्ब बताता हूं क्या है, फिर एडवर्ब क्लॉज बताऊंगा, है ना? नहीं तो आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। मूव कर जाते हैं, बड़ा आसान है, आपको बहुत दूर से नजर आएगा एडजेक्टिव क्लॉज। एक बार 4 एग्जाम्पल के बाद दूर से नजर आता है एडवर्ब एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है? यार मैं किसी का क्वेश्चन रिप्लाई अभी नहीं कर पाऊंगा, मैं अपॉलॉजी मांगता हूं, ठीक है? मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक रिदम होती है क्लास की, वो टूट जाती है। अगर मैं कमेंट्स के रिप्लाई करने लगूंगा आपकी भी रिदम टूट जाएगी, मेरी भी टूट जाएगी। चलिए, एडवर्ब जो है गाइस ये ध्यान रखना, एडवर्ब किस किस की क्वालिटी बताता है? क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। हमारा जो एडवर्ब है, हमारा जो एडवर्ब है, ठीक है, हमारा जो एडवर्ब है वो बिल्कुल ध्यान रखना 3 चीजों की क्वालिटी बताता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इस चैप्टर के मैंने आपके लिए 107 क्वेश्चन बनाए हैं, यानी आपके पास अभी क्लास के बाद 107 क्वेश्चन की आ जाएगी। और गाइस मानिए चलो आपके 70 नंबर भी आते हैं, तो क्या 70 नंबर बिना कॉन्सेप्ट के आ जाएंगे? अगर मानिए 107 में से 70 भी आते हैं, 80 भी आते हैं, और आप धीरे धीरे और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, तो यार पहली बार में तो मैं भी बैठूंगा तो मेरे भी इतने ही आएंगे। तो 60 70 और ये सब लगाना तो बहुत आसान है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, मैं कनेक्टर से नहीं बता रहा हूं। अगर आप इसको ये देखेंगे वेयर व्हाट, तो आप जिंदगी भर फंसे रह जाएंगे।
इन क्लॉजेस के अंदर, क्योंकि अगर आप बुक में जाएंगे ना तो बुक में ये लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव क्लॉज में व्हाट वेयर ये, एडवर्ब क्लॉज में हु विच ये, तो भाई वो जिंदगी भर फंसे रह जाओगे आप। मेरे को तो ए फॉर एप्पल भी समझ नहीं आया उससे, सही मैं बोलूं तो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाते हैं जरा, और इनकी प्रैक्टिस आप करिएगा। इस बार मैंने प्रैक्टिस बहुत दी है। अब देखिए, जैसे मैं तीनों को पहले बता देता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वर्क्स हार्ड, और मैंने पूछा ये हार्ड क्या है। फिर मैंने बोला ही इज अ वेरी गुड बॉय। फिर मैंने बोला ही वर्क्स वेरी हार्ड। बहुत सिंपल बता रहा हूं अभी। ऑल्दो जब एडवर्ब चैप्टर आएंगे तो एडवर्ब के अंदर तो आप बहुत डिटेल में एडवर्ब पढ़ेंगे। गाइस एडजेक्टिव अभी पढ़ना है, एडवर्ब हमने पढ़ना है, तो इनको अभी उस वे में मत देखिएगा। सिर्फ एक बेसिक काम बता रहा हूं मैं तो आपको कि इनका बेसिक काम क्या है ना। जब एडजेक्टिव एडवर्ब आएंगे तो इनके 50 रूल आपको देखने पड़ेंगे। अब आप बस ये देख लीजिए, जैसे यहां पर वेरी का रोल क्या है, यहां पर वेरी का क्या है। अब देखो, हार्ड जो है वो ही की बात नहीं कर रहा, ही हार्ड नहीं है। ही हार्ड वो क्या करता है, वर्क्स। तो वर्क्स क्या है गाइस, वर्ब। तो वर्ब की क्वालिटी बताएगा कौन, एडवर्ब। वर्ब की क्वालिटी बताएगा एडवर्ब। तो पहले वाला हार्ड क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब यार एक चीज और बता दूं, अगर आप क्लॉजेस की क्रैमिंग करते हैं और अगर आप बुक से पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने तो लूसेंट से पढ़ा, मैंने एसपी बख्शी से पढ़ा, मैंने कम से कम 10 बुक रेफर करी क्लॉजेस के लिए। अगर आप उनको बुक से देखने जाएंगे तो ऐसा हिला देते हैं बुक्स के अंदर तो कि आप उसको खींच नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरे को तो पता है, कम से कम मैं 200 घंटे क्लॉज पढ़े होंगे तब मैं आपके सामने खड़ा हूं। क्योंकि मेरे को तो क्लॉज समझ ही नहीं आ रहे थे, मैंने शुरू में तो पढ़ा ही नहीं, मैं सही बताऊं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है इनके अंदर, क्योंकि इतनी सारी एडवर्ब, इतनी कंजंक्शन उसके अंदर डाल देंगे कि आप सर के ऊपर से जाएगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि यार ऐसे करो, 100 में से 90 क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूं निकल जाएंगे। 10 क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है। ठीक है, अब देखो वेरी किसकी बात कर रहा है, गुड की। तो मैं गुड सही निकालूंगा तो वेरी सही निकलेगा। और गुड कौन है गाइस, बॉय। बॉय है मेरा नाउन, गुड हो गया एडजेक्टिव। और यहां पर लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब। तो ये वाला जो वेरी है वो क्या निकल के आ जाएगा, एडवर्ब। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसने एडजेक्टिव की क्वालिटी बताई। ठीक है, क्योंकि इसने एडजेक्टिव की क्वालिटी बताई। अब देखो, अब इसको समझो नीचे वाले को, क्योंकि यहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। वेरी ने बात करी हार्ड की, तो यानी अगर इस हार्ड को सही से निकाल लो तो वेरी भी निकल जाएगा, क्योंकि वेरी तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। जो हार्ड होगा हार्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो डिसाइड होगा। अब हार्ड देखो कौन सी चीज है, वो मेहनत हार्ड करता है, तो इसका मतलब वर्क्स हार्ड है। तो ये वर्ब है, वर्क्स क्या है, वर्ब है। अब वर्ब की क्वालिटी अगर हार्ड ने बताई तो ये क्या बना आपके सामने, एडवर्ब। और गाइस एडवर्ब की क्वालिटी बताओ कौन बताता है, यहां पर देखो, एडवर्ब अपनी क्वालिटी भी खुद ही बताने आता है। एडवर्ब अपनी क्वालिटी भी खुद ही बताने आता है। तो ये वाला वेरी भी क्या हो जाएगा गाइस, एडवर्ब हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और एक चीज याद रखना, अगर आज आपको एडवर्ब पता भी नहीं है तो भी कोई टेंशन मत लो, बस एक ये रूल याद करके मेरे जवाब देते रहना कि वर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा, एडवर्ब। एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताएगा, एडवर्ब। ठीक है, और एडवर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा, खुद एडवर्ब। एडवर्ब की क्वालिटी भी खुद एडवर्ब ही बताता है, ये ध्यान रखना।
यार जपनीत, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत होते हैं कि आप मेरे से पूछो हु बोट अ बोट एडजेक्टिव है क्या? अरे हु बोट अ बोट एक क्लॉज है, और वो किसकी बात कर रहा है कि किसने खरीदा? भाई उसने खरीदा, तो उसने अब देखो यही तो दिक्कत है। अब मैं ऐसे बिल्कुल नहीं आंसर करता, मेरे को बिल्कुल इरिटेशन होता है जब आप कहो कि ये ए है क्या, ये बी है क्या। अरे आप बताओ, ए बी कर कर पेपर निकलते हैं क्या? आप कंसेप्ट क्यों नहीं समझ पाते? भाई वो कह रहा है कौन टाइम वेस्ट करते हैं, तो मुझे बताओ कौन करते हैं वेस्ट टाइम? पीपल। और पीपल वेस्ट करते हैं तो पीपल नाउन है, नाउन की क्वालिटी कौन बताएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आपका आपका क्लॉज अगर नाउन की तरफ जा रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। अपने क्लॉज से पूछिए, मैंने बोला दिस इज द मैन हु वेस्ट हिज टाइम, तो यानी हु वेस्ट हिज टाइम? मैन। तो ये ध्यान रखिएगा, आप कंसेप्ट पे ध्यान रखो, ये लाइनों की वैल्यू कभी भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप बात समझिए। हु वेस्ट देयर टाइम? मैन। मैन क्या है? आपका नाउन। नाउन की क्वालिटी क्या है ना? तो उस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। नहीं, मैं इसमें ये नहीं कह रहा आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप इसको अलग वे में मत लेना यार। क्वेश्चन जितना पूछो लेकिन कंसेप्चुअल पूछो। जैसे मेरे को कोई ये पूछता ना इसका ए था क्या, इसका बी था क्या, मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगा? ए लगा, बी लगा, चलो ए लगा लो। मैं बोलता हूं ए लगा लो, ओह सॉरी सॉरी बी लगा लो यार। अब मैंने ऐसे बोल के मैं निकल गया, ना आपका कॉन्सेप्ट ना मेरा कॉन्सेप्ट, है ना? बिल्कुल नहीं करना है ऐसे, कभी भी लर्निंग में आप ऐसा ना करें, आप कभी नहीं सीख पाएंगे, ये पक्की बात है। अब देखिए, जैसे मैं एडवर्ब क्लॉज की बात करूं, अब एडवर्ब ने बात करी किसकी? वर्ब की, एडजेक्टिव की, और किसकी? एडवर्ब की। तो एडवर्ब क्लॉज भी वही बातें करेगा। जैसे देखिए, मैं आपके सामने बड़े सिंपल लिखता हूं, वो कहता है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तीसरा देखिए, कॉल मी व्हेन यू नीड हेल्प। चौथा क्वेश्चन देखिए इसमें, कॉल मी व्हेन यू नीड हेल्प। ठीक है, वेट अंटिल आई कम। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं इसमें, देखिए, ताकि हमारे को और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, इतने आप सब्जेक्ट और वो मेरे को सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल निकाल दीजिए। पहले तो गाइज आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें सबऑर्डिनेट कौन कौन से हैं। और मेरे को, मैंने क्या बोला गाइस, आपने देखा होगा कि सेंटेंस टाइप मुझे पिछली बार मजा नहीं आया था, पिछले से पिछली बार मैंने दोबारा कराया। और अगर मुझे ये लग गया ना कि आपको मजा नहीं आया, आप समझ नहीं पाए, या आपको परेशानी हुई, अब देखो 100 में से 2 की गारंटी मैं नहीं ले पाता हूं, लेकिन मैं 98 की गारंटी लेता हूं, क्योंकि 2 में यार देखो अपना अपना थोड़ा सा तो रहता है ना। लेकिन अगर मुझे लग गया कि मैं डिलीवर नहीं कर पाया तो मैं बिल्कुल खींच के लेके चलूंगा उसको। ठीक है, ये ध्यान रखना, कोई नहीं इशू। अगर आप पहले लिख चुके हैं तो एक बार और आइडिया ले लीजिए, आपको अभी बहुत एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, आप उसके अंदर क्या करिएगा, उसको निकालने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आप इसको दोबारा मत लिखिएगा, आइडिया रख लीजिएगा। ठीक,
चलिए, अगर मैं एक बात, वो आपने सीटेट में पढ़ा हुआ है, ठीक है, सीटेट में पढ़ा है और यहां पर और चीजें बहुत आएंगी अभी, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं अनलेस यू वर्क हार्ड, तो ये मेरे पास आपका क्या है, सबऑर्डिनेट है। इफ यू वर्क हार्ड सबऑर्डिनेट है, व्हेन यू नीड हेल्प सबऑर्डिनेट है, अंटिल आई कम सबऑर्डिनेट है, बिफोर द डॉक्टर केम क्या है, सबऑर्डिनेट है। तो ये हमारे पास 5 सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 5 सबऑर्डिनेट है। तो अब इनसे बस ये क्वेश्चन करिए कि आप किस तरफ जा रहे हो, ठीक है, इनसे अब क्वेश्चन करिए कि ये किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, पीआरटी में ये सबसे ज्यादा आए थे, ये ध्यान रखना। तो मैं कई बार लोग ये कहते हैं कि क्या ये हमारे लिए जरूरी है। भाई जरूरी तो एग्जामिनर बताएगा, मैं कैसे बता दूंगा। अगर कल को वो उठा के डाल देगा और मैं कह रहा था नहीं जरूरी, तो आप क्या करोगे, और कौन डिसाइड करता है ये जरूरी। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि ये जरूरी कौन डिसाइड करता है कि यार ये जरूरी नहीं, इसको पढ़ो इसको मत पढ़ो। और अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं फंसने के चांस पूरे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा देखो, वो कह रहा है अगर जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तो क्या नहीं होगा। सीधी सी बात है, वो कह रहा है पास नहीं होंगे। वो कह रहा है जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे क्या नहीं होगा गाइस, पास नहीं होगे। तो यानी ये पूरे का पूरा जो क्लॉज है वो उठकर आया पास वर्ड पे। पास मेरे पास जो है वर्ब है, यहां पर पास क्या है गाइस, वर्ब। तो वर्ब की क्वालिटी बताने आएगा कौन, एडवर्ब। और क्योंकि ये क्लॉज है तो ये है एडवर्ब क्लॉज। क्योंकि ये एडवर्ब है तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज। अब ये देखो मैंने निकाला कैसे, ये समझो, मैंने ना कोई कंजंक्शन बताई ना कोई बताई, मैंने आपको बोला, वो कह रहा है जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम क्या नहीं कर सकते, पास नहीं हो सकते। तो यानी पूरे का पूरा क्लॉज उठकर पास के पास आ गया, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या हो जाओगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, है ना। तो इसका मतलब फिर से ये पूरे का पूरा क्लॉज यहां पर उठकर आ गया है। और ये पास जो है गाइस क्या है, वर्ब है। वर्ब की क्वालिटी कौन लगाता है, एडवर्ब। वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है गाइस, एडवर्ब बताता है। अच्छा, वो कह रहा है जब तुम्हें मदद की जरूरत हो तो क्या करना, जब तुम्हें मदद की जरूरत हो तो क्या करना, यार कॉल कर लेना। तो यानी यहां पर वो कह रहा है जब मदद की जरूरत हो तो मुझे तुम कॉल कर लेना। अब कॉल यहां पर मेरा क्या है गाइस, वर्ब है। कॉल मेरी यहां पर क्या है, वर्ब है। और वर्ब की क्वालिटी बताता है एडवर्ब। तो यहां पर ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। मतलब आपको यह ध्यान रखना कि ये कहां जा रहा है। अगर नाउन की तरफ जा रहा होता तो आप इसको एडजेक्टिव क्लॉज लगा देते। अब आपका क्लॉज जो है वो उठकर कहां जा रहा है, वो वर्ब की तरफ जा रहा है या एडजेक्टिव की तरफ या एडवर्ब की तरफ। तो यह ध्यान रखना कि वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं समझा नहीं, गीता बताइए, क्या मैं आपकी बात नहीं समझा। टीजीटी ऑनलाइन स्टूडेंट है तो क्या कर सकते हैं उसमें, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं। चलिए देखिए, वो कह रहा है जब तक मैं ना आऊं तो भाई क्या करना, तुम वेट करना। जब तक मैं ना आऊं तो तुम वेट करना, ये सबऑर्डिनेट है ना। और ये इसकी बात कर रहा है, वर्ब की, वेट की। तो गाइस ध्यान रखना, यहां पे वर्ब की बात कर रहा है तो ये एडवर्ब हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और देखो वो कह रहा है बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले क्या हो गया था, डॉक्टर के आने से पहले क्या हो गया था गाइस, डॉक्टर के आने से पहले क्या नाम है, वो मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले वो मर चुका था। तो बिफोर द डॉक्टर केम, बताओ पेशेंट की बात कर रहा है, हेड की बात कर रहा है या डाइड की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है
ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले वो मर चुका था। तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा क्लॉज उठकर एक डाइड वर्ड की बात कर रहा है, और डाइड यहां पर क्या है गाइस, वो है वर्ब। तो जो वर्ब की बात करेगा वो बन जाएगा एडवर्ब, और अगर वो क्लॉज है तो उसके आगे नाम क्लॉज लिख देना बस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब मैं आपके सामने 3 या 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं और मैं चाहूंगा कि वो मेरे को आप निकाल के दे कि वो क्या हैं। जल्दी करते हैं गाइस, और अगर आप चारों सही निकाल देंगे तो फिर यू आर माई काइंड ऑफ ऑडियंस। ध्यान रखिए। चलिए मैं जल्दी से लिखता हूं। पहला क्वेश्चन, यू कैन स्टे वेयर यू आर, गो क्विकली हैंस यू केम। इसको मैं ले लेता हूं, गो क्विकली हैंस यू केम। हैंस मतलब होता है जहां से। चलिए सेंटेंस लेते हैं गाइस, और लेते हैं जल्दी से। He is the man whom we all respect. He is the man whom we all respect. चलिए और एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। A person who tells lie is seldom trusted. आप एक काम करिए, सबऑर्डिनेट निकालिए और उसका टाइप निकालिए, या तो वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। हाँ, अभी नाउन क्लॉज नहीं होगा इसमें, क्योंकि नाउन क्लॉज की हमने कोई बात अभी तक नहीं की है। नाउन क्लॉज की हमने कोई बात अभी तक नहीं की है। और गाइज आज थोड़ी सी क्लास लेट चल सकती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अगर आपको कहीं जाना है तो जा सकते हैं, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा क्लास लेट चलेगा। मैं चाहता हूं ये चैप्टर आज खत्म हो जाए, क्योंकि गाइज फिर वो अगले पे जाएगा तो फिर वो पिछला और अगला मैच कराने में दिक्कत होती है। ठीक, तो नाउन क्लॉज भी आज हम सीख के जाएंगे। जल्दी से देख लेते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, वो कह रहा है वेयर यू आर। तो वेयर यू आर हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट। हैंस यू केम सबऑर्डिनेट, whom all we all respect सबऑर्डिनेट, और who tells lie सबऑर्डिनेट, है ना। और मैंने बोला अगर एक सबऑर्डिनेट है तो दूसरा प्रिंसिपल होगा, मुझे नहीं ढूंढना। एक सबऑर्डिनेट है तो एक प्रिंसिपल तो होगा ही होगा। कहां है मेरे को नहीं पता है, बस मुझे ये पता है। जैसे ये प्रिंसिपल है, अ पर्सन इज सेल्डम ट्रस्टेड, ही इज द मैन प्रिंसिपल है, गो क्विकली प्रिंसिपल है, यू कैन स्टे प्रिंसिपल है। अब देखो वो कह रहा है वेयर यू आर, वो कह रहा है जहां कहीं भी तुम हो क्या करो, वो कह रहा है जहां कहीं पर भी तुम हो वहीं पे रहो भाई। तो यानी किसकी बात कर रहा है, स्टे। स्टे यहां पर क्या है, वर्ब। तो वर्ब की क्वालिटी क्या बताएगा गाइस, एडवर्ब। अब देखो वो कह रहा है जहां से तुम आए हो वहीं निकल लो, जहां से तुम आए हो वहीं निकल लो। तो गो की बात कर रहा है, गो मेरा क्या है, वर्ब। वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब।
अच्छा, मैं एक वो भी बताऊंगा जहां पे एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है एडवर्ब क्लॉज, तो मैं भी वो भी दिखा देता हूं, क्योंकि आप कहेंगे वर्ब वर्ब दिखा रहे हो, तो मैं भी और भी दिखा दूंगा, ध्यान रखना। अच्छा, वो कह रहा है whom we all respect, तो बताओ हम किसकी रिस्पेक्ट करते हैं? हम रिस्पेक्ट करते हैं मैन की, यानी उस इंसान की। तो ये आपका नाउन है, नाउन की क्वालिटी आएगा एडजेक्टिव क्लॉज। नाउन की क्वालिटी बताने आता है एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा बताओ, कौन है जो झूठ बोलता है? झूठ बोलने वाला है पर्सन। पर्सन है आपका नाउन, नाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव क्लॉज। गाइस बताइए, चारों नंबर आ गए आपके? चारों नंबर आ गए हैं तो मैं चलता हूं जरा, एक मैं लास्ट क्वेश्चन और ले लेता हूं, देखिए उसमें कैसे चलना है वो भी बता देता हूं। जैसे मैंने बोला, ऑल्दो ही इज ऑनेस्ट ही इज पुअर। गाइस क्लॉज बताइए कौन सा है जल्दी से, एडजेक्टिव या एडवर्ब? ऑल्दो ही इज ऑनेस्ट ही इज पुअर, बता दीजिए क्लॉज कौन सा है ये, एडजेक्टिव या एडवर्ब? क्लॉज कौन सा है, एडजेक्टिव और एडवर्ब? ऑल्दो ही इज ऑनेस्ट ही इज पुअर, ऑल्दो ही इज ऑनेस्ट ही इज पुअर, कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव या एडवर्ब? जल्दी से कर लेते हैं, फिर हम नाउन क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। देखो गाइस, पहले तो इसका सबऑर्डिनेट निकाल लो। सबऑर्डिनेट कौन सा है? ओ, मैंने इसको उल्टा लिख दिया गाइस, सॉरी यार, इसको मैंने उल्टा लिख दिया है। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, मैंने इसको उल्टा लिख दिया गाइस, है ना? ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, तो मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था। देखो गाइस, इसको उल्टा लिख दिया था, अब ठीक से निकालना। मैंने यहां पर लिखा है ऑल्दो ही इज पुअर, तो ये तो हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अच्छा बताइए, वो कह रहा है कि माना तो वो गरीब है, लेकिन देखो कर गए ना गड़बड़, कर गए सबके सब लोग गड़बड़, यही तो होती है कलाकारी बस। यार मेरे को जितने लोगों ने एडजेक्टिव क्लॉज लगाया है, बताओ ये किस नाउन की तारीफ कर रहा है? एक भी बंदा बता दो यार, मेरे को ये बताओ, ये वर्ड में किस नाउन की तारीफ कर रहा है वो? कुछ भी लिख देते हो यार, ऐसे मत करा करो तुम लोग, ऐसे मत करो। एडजेक्टिव क्लॉज लिखना बंद करो यार, एडजेक्टिव क्लॉज लिखना बंद करो। 4 में से 4 लाके अब तो अंडा आ गया आपका। यार वो कह रहा है कि माना कि वो गरीब है लेकिन वो ऑनेस्ट है ना? माना कि वो गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है। अब ऑनेस्ट वर्ड क्या है? ऑनेस्ट वर्ड यहां पर ही की तो क्वालिटी बता रहा है, तो ऑनेस्ट यहां पर क्या है? एडजेक्टिव। और मुझे बताइए, अगर कोई क्लॉज एडजेक्टिव की तारीफ करता है तो वो क्लॉज क्या कहलाता है? वो क्लॉज कहलाता है एडवर्ब क्लॉज। आपने ये तो देखा नहीं कि नाउन की तारीफ कर रहा है या किसकी कर रहा है, लगे हैं यार सारे के सारे एडजेक्टिव क्लॉज लगाने में। ऑनेस्ट जो है वो एक क्या है? एडजेक्टिव है ना, ऑनेस्ट होना एडजेक्टिव है। तो अगर ऑनेस्ट एडजेक्टिव है तो मुझे बताओ, अभी तो हमने देखा कि एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब बताता है, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा यार, फिर दिक्कत बस यही तो होती है कि हम लोग जल्दीबाजी में काम गड़बड़ करते हैं। यार ऑनेस्टी नाउन है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, और मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता तो बताओ ना, ऑनेस्ट है कौन? ही तो है, ही प्रनाउन है, तो ये एडजेक्टिव नहीं है। तो पहले वर्ड निकाल लो आराम से, है ना? अब दुनिया ऑनेस्ट घर से ही एडजेक्टिव क्या मान लेती है? नाउन, ब्रेव नाउन, ऑनेस्ट नाउन। यार आप देखिए तो सही, ब्रेव मैन, ऑनेस्ट मैन, ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। ममता, अगर आपने आंसर दिया सही तो बिल्कुल अच्छी बात है,
शायद मैं नहीं पढ़ पाया आपका गाइस। तो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज था। अब हम चलते हैं नाउन क्लॉज की तरफ। ठीक है, नाउन क्लॉज की तरफ। नाउन क्लॉज जो है वो हमारे को गाइस कभी भी किसी की तारीफ करने से नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर मैं अगर देखो नाउन क्लॉज को समझो, एडजेक्टिव क्लॉज तो मिल गया कि नाउन की तारीफ कर रहा था, एडवर्ब क्लॉज मिल गया किसकी तारीफ कर रहा था, वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। लेकिन नाउन किसी की तारीफ नहीं करता। नाउन क्लॉज को निकालने के लिए आपको उसको किस पर निकालना होता है, पोजीशंस पर। नाउन क्लॉज की तारीफ करने के लिए आपको उस पे किस पे निकालना होता है, पोजीशंस पर। यार देखो, जिसने सही करा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे बैक टू बैक गलत आ रहे थे आंसर, तो इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। ठीक है ना, हमारा यहां पे क्या होता है, सांस फूल जाता है, उधर आंसर गलत आता है, पता नहीं क्यों। चलिए, पोजीशन 4 याद करनी है। नाउन क्लॉज सबसे पहले दिखेगा आपको सब्जेक्ट के रूप में, यानी एज अ सब्जेक्ट। नाउन क्लॉज आपको मिलेगा एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में। नाउन क्लॉज आपको मिलेगा बी की फॉर्म के बाद। ठीक है, और नाउन क्लॉज आपको मिलेगा प्रेपोजिशंस के बाद। तो ये 4 पोजीशन आप याद रखिए कि नाउन क्लॉज आपको कहां कहां मिल सकता है। अब आपको कुछ भी नहीं करना गाइस, सिर्फ ये देखना है, एक जगह में आप फंसते हैं, वो है थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ढूंढने में। बाकी नाउन क्लॉज तो एडजेक्टिव और एडवर्ब से भी कई बार बहुत आसान होता है। नाउन क्लॉज तो कई बार एडजेक्टिव और एडवर्ब से भी बहुत आसान होता है। अब या तो आपको दिखेगा सब्जेक्ट। अब मैं एक चीज कहता हूं, हमारी इंग्लिश बनी है कुछ ऐसे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो या तो यहां पे दिखेगा नाउन क्लॉज या यहां पे दिखेगा नाउन क्लॉज, यानी 2 पोजीशन तो ये है नाउन क्लॉज की। सब्जेक्ट, ये वर्ब है, वर्ब से पहले दिख सकता है या वर्ब के बाद दिख सकता है। अब लेकिन एक चीज ध्यान रख लेना, नाउन क्लॉज है कौन सा क्लॉज, सबऑर्डिनेट। तो यानी इसका अकेला मीनिंग नहीं होगा कुछ, यह भी ध्यान रख लेना। नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इसका अपना अकेला मीनिंग भी नहीं होगा, यह ध्यान रखना। अब मैं आपको 1 बाय 1 करके इसकी पोजीशंस दिखाता हूं। ठीक है, और उससे हम काम करना शुरू करते हैं। ये चारों पोजीशन बस याद रखना कि ये 4 पोजीशन में आपको नाउन क्लॉज दिखेंगे और पढ़े मिलेंगे, उठाने हैं बस आपको। चलिए लेते हैं पहला पोजीशन। एक मिनट, सॉरी, पहला पोजीशन लेते हैं गाइस। बड़ा सिंपल सा मैं आपको दिखाता हूं नाउन क्लॉज कैसे दिख सकता है। देखिए, पहली पोजीशन हम देख रहे हैं, व्हाट वी स्टडी इंक्रीजेस आवर नॉलेज। दूसरा लेते हैं, where he is going is not known to me. Where he is going is not known to me.
चलिए एक और ले लेते हैं गाइस, नाउन क्लॉज को हम आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। गाइस मैंने आपके सामने 4 लगा दिए, ठीक है, 4 लगा दिए मैंने। और क्या कहते हैं, इसमें मुझे सिर्फ आपको यह बताना है गाइस कि मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहां पर है। What we study increases our knowledge. What he said was true. Where he is going is not known to me. Whatever we eat determines our body size. तो आपको मेरे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये बताना है कि कहां है वो, क्या नाम है उसके, नाउन क्लॉज, सॉरी नाउन क्लॉज कह रहा हूं। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास सबऑर्डिनेट कहां है। तो गाइज सबऑर्डिनेट तो देखो आपको व्हाट, वेयर, विच इन सब से मिल जाएंगे, है ना, ये ध्यान रखना। देखो व्हाट वी स्टडी ये मिल गया, व्हाट ही सेड ये मिल गया, और इनमें सब में देखो सब्जेक्ट वर्ब है, मैं अपने से नहीं बना रहा, ये क्लॉजेज हैं क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब है, इनमें सब में क्लॉजेज हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब वेयर ही इज गोइंग, ये रहा भाई। अब देखो ये क्यों नहीं ले रहा मैं, ये तो अलग वर्ब आ गई, और अलग वर्ब आ गई तो यहां क्लॉज खत्म हो गया, ठीक है। अब एक चीज बस इसमें ट्रिकी है, मैंने आपको बोला था अगर एक सबऑर्डिनेट आ जाए तो प्रिंसिपल मत ढूंढना, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है। फिर सुन लो मेरी बात, क्योंकि आपको यही चीजें तो बुक में नहीं समझ आएंगी कि यार ये कहां से, क्योंकि प्रिंसिपल आपको कहता है कंप्लीट सेंस, है ना। अब आप कहोगे इंक्रीजेस आर नॉलेज, ये प्रिंसिपल कैसे हुआ, मैं कह रहा हूं यार इसको ना ये सब्जेक्ट शेयर कर रहा है। अगर आप ये समझो इंक्रीजेस का ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वहां पे वो शेयर कर रहा है। और वटेवर वी स्टडी अगर सबऑर्डिनेट है, तो मैंने बोला तो प्रिंसिपल मत ढूंढो। अब यहां पर वॉज ट्रू प्रिंसिपल है, अब कोई कहता है इसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यही है, कॉमन सब्जेक्ट शेयर कर रहा है वो। अब एक चीज बस ध्यान रख लो, जैसे यहां पर आया वट एवर वी ईट, तो गाइज अब इनको ना ये समझो ये किसी की बातें नहीं कर रही। देखो ये इंक्रीजेस आपकी वर्ब है, तो वर्ब से पहले हमारा इंग्लिश कहता है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये आपका वट एवर वट वी स्टडी क्या है एक्चुअल में, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है और यहां पर सब्जेक्ट के तौर पे आया है। और अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे आया है तो ये ध्यान रखना ये आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सब्जेक्ट के तौर पे कौन सा क्लॉज आता है, ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पे कौन सा क्लॉज आता है, वो आता है आपका नाउन क्लॉज। अब देखो वॉज ट्रू है, ये आपकी वर्ब है, तो इसको सब्जेक्ट चाहिए, तो ये वाला आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और सब्जेक्ट के तौर पर अगर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है, तो ये ध्यान रखना वो क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। फुल सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज नहीं, अगर एक सबऑर्डिनेट है और एक प्रिंसिपल है तो वो बनता है कॉम्प्लेक्स। अगर एक प्रिंसिपल है और एक सबऑर्डिनेट है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, पिछली बार का लेक्चर जरूर देखिए। अब देखो वेयर ही इज गोइंग, ये आपका एक सब्जेक्ट है ना, क्योंकि ये वर्ब है तो वर्ब को सब्जेक्ट तो चाहिए, तो ये आपका वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के तौर पे आप ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ नाउन क्लॉज आएंगे। अब मैं बोल रहा हूं वट एवर वी ईट, तो डिटरमाइंस जो है ये आपका वर्ब है, तो ये आपका क्या है गाइस, सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट के तौर पे आपके क्या आएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको पहला मैंने दिखाया कहां पे,
सब्जेक्ट के तौर पे आने वाला क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सब्जेक्ट के तौर पे आया तो ये क्या है, ये आपके नाउन क्लॉज है, ये ध्यान रखना। देखो ये रिवर्ब, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, तो इनको सब्जेक्ट तो दोगे ना, तो ये सब्जेक्ट के तौर पे आपके अब क्या हो गए, सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गए। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गए तो ये सब क्या है गाइस, ये आपके नाउन क्लॉज है एज अ सब्जेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दूसरा लेते हैं कि नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद होता है। अगर आप अपनी वर्ब से एक क्वेश्चन करोगे क्या या किसको, यानी अगर मैं बोलूं इसमें आप लगा लीजिए हु, मतलब व्हाट और हुम। आप अगर अपनी वर्ब से क्वेश्चन करोगे व्हाट या हुम, और अगर आपका आगे आंसर आता है तो ध्यान रखना वो आपका मिलेगा क्या, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे मिलेगा, और वो आपका कहलाएगा क्या, नाउन क्लॉज। ध्यान रखिए, यानी अब की बार आपको आगे की तरफ मिलेगा, अब की बार पीछे की तरफ नहीं मिलेगा। अब की बार आपको आगे की तरफ मिलेगा, अब की बार पीछे की तरफ नहीं मिलेगा। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट कहे क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्ट आपको मैंने स्पोका में भी कराए थे। वर्ब में ध्यान रखना, जब आप वर्ब से पूछो क्या और किसको, तो वो आपका आंसर ऑब्जेक्ट का होता है, ध्यान रखना। जैसे मैं आपको बताता हूं गाइज, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई नो, मैंने कहा मैं जानता हूं, आपने बोला भाई क्या जानते हो, तो यानी यहां पर आपने मेरे से क्या का आंसर पूछा। तो आगे जो मैं लिखूंगा, और अगर वो मानो सबऑर्डिनेट क्लॉज में लिखूंगा, तो गाइज ये बनेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या का आंसर है, और ये कहलाएगा आपका नाउन क्लॉज। जैसे मैंने बोला आई बिलीव, मैंने बोला आई बिलीव, अब बिलीव में भी मैंने बोला भाई मैं विश्वास करता हूं, तो आपने पूछा भाई क्या विश्वास करते हो। तो अगर जो आगे क्लॉज आएगा तो वो क्या का आंसर बन रहा है, और क्या का आंसर ध्यान रखना इंग्लिश में आपको ऑब्जेक्ट सप्लाई करता है। अगर आप अपनी वर्ब से क्या पूछो या किसको पूछो, तो वो आगे आपको ऑब्जेक्ट सप्लाई करेगा। देखिए मैं एक सेंटेंस और लिखा, मैं खरीदता हूं, मैंने कहा भाई क्या खरीदते हो, आपको मैंने बोला मैं खरीदता हूं, मैंने कहा क्या खरीदते हो। तो इसका मतलब अगर अब इसके आगे जो भी लाइन लिखी जाएंगी गाइस, वो आपकी क्या होंगी, वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, तो वो नाउन क्लॉज में जाएगा। और मैंने एक बताया था कि दैट से और सो दैट से कौन से क्लॉज बनते हैं गाइस, सबऑर्डिनेट। दैट से और सो दैट से मैं पहले बता चुका हूं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी समझ आ जाएगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। और जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है गाइज, वो जरूर देखिएगा, उसके बाद यहां पे देखिएगा। मैंने यहां पर लिखा आई नो दैट ही इज नॉट गिल्टी। यार इन्होंने मेरे को ना 4:30 दिया है, अरे टॉपिक अटका हुआ है ना बीच में। उधर रूम नहीं है कोई है, इधर वाले में, इधर वाले में। अरे यार फंसा। नहीं नहीं, इन्होंने सॉरी यार, एक मिनट है ना, मेरे को जो है वो मिली 4:30 है ना क्लास, अरे नहीं हो पा रहा ना ये क्लास। चलिए, आई बिलीव दैट ही इज नॉट गिल्टी, आई बिलीव दैट ही इज नॉट गिल्टी। 10 कोशिश पूरी, हाँ
4:30 से कहां हो जाएंगे। अच्छा, आई बिलीव दैट ही इज नॉट गिल्टी। अब पहले इसको यार ये समझो कि ये जो आंसर है ये क्या का आंसर है और ये भी आंसर है क्या का। ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट सप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट सप्लाई करने पर आपको जो ऑब्जेक्ट मिलते हैं वो किस में मिलते हैं, नाउन क्लॉज के अंदर। अब देखो मैंने यहां पर लिखा मैं खरीदता हूं, मैंने कहा भाई क्या खरीदते हो, तो आपने बोला व्हाट आई नीड, जिसकी मुझे जरूरत होती है। मैं खरीदता हूं जिसकी मुझे जरूरत होती है। तो गाइज एक चीज ध्यान रखना, व्हाट आई नीड जो है आपके वर्ब में क्या का आंसर है। तो अगर आपके पास क्या के आंसर आते हैं तो ये ध्यान रखना, उसको हम क्या लेंगे, उसको हम लेंगे बेसिकली नाउन क्लॉज। तो ये मेरे ऑब्जेक्ट बने हैं। अब वैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्लॉजेस नहीं होते, लेकिन यहां पर ये ऑब्जेक्ट हैं। तो ये अगर ऑब्जेक्ट हैं तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये आपके नाउन क्लॉज की तरह सप्लाई हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। सबसे शुरू में दिख सकता है नाउन क्लॉज, यानी आपके वर्ब से पहले, या दिख सकता है वर्ब के बाद, ये ध्यान रखिएगा। गाइस थोड़ा सा क्लियर हुआ है, हल्का सा, अभी प्रैक्टिस से क्लियर होगा, ये प्रैक्टिस से क्लियर होगा, ये ध्यान रखना। हल्का सा क्लियर हुआ है कि नहीं ये बता दो बस, हल्का सा क्लियर हुआ है कि नहीं ये बता दो। एक स्टार्टिंग में मिला, एक लास्ट में मिला, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में और लास्ट में मिला है तो उसको हम बोल रहे हैं, तो मेरे को लगता है एक जगह हमने सब्जेक्ट में सप्लाई करा, एक जगह हमने ऑब्जेक्ट में सप्लाई करा है। बत्ती गुल हो चुकी है, मैं समझ गया हूं। तीसरा हमारे को बी की वर्ब के बाद मिलेगा, बी की वर्ब के बाद। अब बी की वर्ब होती है इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। अब अगर इसके बाद कोई क्लॉज आता है और गाइज वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसके बाद कोई क्लॉज आता है और वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ध्यान रखना वो नाउन क्लॉज होगा। जैसे देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरा विश्वास है, माई बिलीफ इज। अब देखो दोस्तों यहां पर इज है, अब इसके बाद अगर मैं लिख दूं दैट ही इज नॉट गिल्टी, कोशिश बिल्कुल बिल्कुल खींच ही रहा हूं बिल्कुल। देखो मैंने, अब देखो यहां पर समझना यार, क्योंकि ना मैं बार बार समझता हूं ये मेंटल गेम बड़ा है। आप सिर्फ 4 पोजीशन पकड़ लो, 4 पोजीशन। अब देखो तीसरी पोजीशन क्या है, इज, एम, आर के बाद आपको कोई क्लॉज दिख जाए जो सबऑर्डिनेट हो, वो भी क्या होगा, देखो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, दैट से सबऑर्डिनेट बनता है, ये सबऑर्डिनेट है ना, और ये इज से शुरू हो रहा है, इज के बाद, तो इसको यानी मैं लगाऊंगा नाउन क्लॉज। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, दिस इज वेयर ही लिव्स, दिस इज वेयर ही लिव्स। अब वेयर ही लिव्स जो है गाइस वो आपका क्या है, वो आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन देखो किसके बाद आया है, इज के बाद। तो यानी इज जो है उसको वो बाद में पूरा कर रहा है, ठीक है। नाउन नहीं क्लियर हुआ, प्रियम कराऊंगा क्लियर, रुकिए, ठीक है। दिस इज वेयर ही लिव्स। अब यहां पे इज, एम, आर है, इज, एम, आर के बाद कोई क्लॉज आ रहा है और वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ये समझो कि वो क्या है, इज, एम, आर को पूरा करने आ रहा है, और वो उसका क्या है, इज, एम, आर के बाद आने वाले क्लॉज को क्या बोलेंगे हम, क्या, नाउन क्लॉज।
अब चौथा नंबर मैं बता रहा हूं और चारों को मैं एक साथ लिखने वाला हूं, और इस पर मैं फिर आपको क्विज खेलूंगा बाद में और उस पर हम काम करेंगे। आज मेरी क्लास को मुझे एंड करना पड़ेगा, लेकिन हां, इस पर हम काम अभी करेंगे, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए मैं एक लास्ट लिख लेता हूं कि प्रेपोजिशन के बाद आता है, प्रेपोजिशन के बाद, जैसे मैंने लिखा देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट ही सेज, देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट ही सेज। मैं एक आध एग्जांपल और ले लेता हूं प्रेपोजिशन वाला, ताकि हम लोगों को क्लियर हो। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं इसमें। अच्छा, एक चीज और समझिए, नाउन क्लॉज मुझे पता है अभी क्लियर नहीं हुआ है, मुझे पता है, वो आप बेफिक्र रहिए। नाउन क्लॉज मैं अभी ऐसे क्लोज भी नहीं मारूंगा, आप भागूंगा नहीं कि नाउन क्लॉज खत्म हो गया। चलो, नाउन क्लॉज पे आप एक चीज समझो। पहले तो यहां पर देखो सबऑर्डिनेट कौन है, व्हाट ही सेज, है ना, व्हाट दी गर्ल्स वर डूइंग, और हु इज प्लेस्ड ओवर मी, ये आपके क्या है, सबऑर्डिनेट है। अब इनके पीछे देखो, यहां पर आया अपॉन, ठीक है, यहां पर आया एट, और यहां पर आया इन। तो गाइस ये प्रेपोजिशंस हैं। तो प्रेपोजिशन आने पर अगर उनके बाद कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है, प्रेपोजिशंस के बाद अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है, तो वो क्लॉज जो होता है वो नाउन क्लॉज होता है। नाउन यार किसी की तारीफ नहीं करेगा, नाउन में आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी कि कहां पर पड़ा हुआ है वो। हां, अब ये देखो, ये किसी की तारीफ नहीं कर रहा, व्हाट द गर्ल्स वर डूइंग, ऐसे नहीं देखना कि वो व्हाट द गर्ल्स वर डूइंग लाफ, यहां पे इस तरह से नहीं देखना। यहां पर अगर प्रेपोजिशन आ गई और उसके बाद एक क्लॉज दिख रहा है जो सबऑर्डिनेट है, लगाइए उसको नाउन क्लॉज। ये देखो, इनके बाद आया व्हाट ही सेज, नाउन क्लॉज, एट के बाद आया व्हाट दी गर्ल्स वर डूइंग, नाउन क्लॉज। अब यहां पे अपॉन के बाद आया हु इज प्लेस्ड, नाउन क्लॉज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसको एक बार रैप अप कर देता हूं, आज मेरे पास और टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपसे अभी बिल्कुल बात करके जाऊंगा। देखो, जैसे मैंने लिखा व्हाट ही, मैं इसको 4 क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं बस, और आज मेरे को फिर बोर्ड, आई हैव टू लीव, ठीक है, देयर इज नो अदर चॉइस फॉर मी। चलिए पहला मैं क्वेश्चन लेता हूं, देखो मैंने लिखा वाई ही रिफ्यूज्ड दिस जॉब इज अ मिस्ट्री। दूसरा क्वेश्चन लीजिए,
वाई ही रिफ्यूज दिस जॉब इज अ मिस्ट्री। पहला हमने ये ले लिया गाइस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, टेल मी वेयर यू फाउंड दिस बैग। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा गाइस, देखिए तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं, लाइफ इज व्हाट वी मेक ऑफ इट। लाइफ इज व्हाट वी मेक ऑफ इट। और लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है गाइस, वो एक थोड़ा सा ले लेते हैं। पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट टीचर सेज। मोनी मैं उसको देखूंगा, मेरे हिसाब से वो जो है वो क्वेश्चन था आपका सिंपल होगा वो, ठीक है ना। उसको अगर मैं लूं तो कुछ हद तक मेरे ख्याल वो सिंपल होगा जो आप बोल रहे हो। चलिए अब इसमें देखिए कुछ भी नहीं करना, लास्ट में क्लोज मार रहा हूं अब इसको, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज मार रहा हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वो कह रहा है वाई ही रिफ्यूज दिस जॉब। अब ये मेरा सबऑर्डिनेट है। अब देखिए टेल मी वेयर यू फाउंड दिस गोल्ड ऑफ बैग, सबऑर्डिनेट है। व्हाट वी मेक ऑफ इट, सबऑर्डिनेट है। और व्हाट यू नो द टीचर से, सबऑर्डिनेट है, ठीक है। व्हाट द टीचर से सबऑर्डिनेट है। अब इन सर 3 बजे कर लीजिए, वी आर लेट देन वी आर ऑल्सो टेक द। यार देखो पहली बात तो ऐसा नहीं है, ये क्लास का टाइमिंग लगभग सेम रहेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे, और रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं हमारे पास। अब देखो ये मेरी वर्ब है, तो ये मेरा बना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तौर पे अगर कोई क्लॉज आया सबऑर्डिनेट तो बनेगा वो नाउन क्लॉज। तो पहला एग्जांपल सब्जेक्ट के तौर पे। अब देखो वो मैंने उससे पूछा टेल मी, तो मैंने बता मुझे बताओ, तो उसने कहा क्या बताओ। तो क्या बताओ में जो है ये ऑब्जेक्ट सप्लाई कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ नाउन क्लॉज है। और तीसरे में देखिए ये इज है, तो इज को पूरा करने आया नाउन क्लॉज है। और चौथे में देखिए टू क्या है, प्रेपोजिशन। तो ये ध्यान रखना टू प्रेपोजिशन है, तो ये वाला क्या है, प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ नाउन क्लॉज। तो आपको यहां पर 4 पोजीशंस देखनी होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुझे बताइए 50% तक क्लियर है नाउन क्लॉज, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ हो। एक बार क्लियर कर दीजिए। देखिए 4 पोजीशन आपको पकड़नी थी क्लॉजेस की। सबसे शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे, वर्ब के बाद अगर क्या का आंसर आ रहा हो, और तीसरा जो है वो इजएमआर के बाद नजर आएगा, और चौथा प्रेपोजिशन के बाद नजर आएगा। तो मेरे को लगता है कई बार ये बहुत आसान होते हैं, ये आपको दिमाग में थोड़ा सा लगता है कई बार कि यार दिक्कत है। चलिए एक काम करते हैं, इस पर अगली बार हम फिर से बात करेंगे, और आज इसको हम यहीं करते हैं क्लोज, ठीक है। और अगली क्लास को हम रखेंगे प्रैक्टिस क्लास, ठीक है गाइस। यानी हमने जो चैप्टर करे हैं, टेंस हो गया, स्पोका हो गया, ठीक है, सेंटेंस टाइप हो गया, और क्लॉजेस, तो चारों के चारों चैप्टर के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको लेकिन तभी आना है क्लास में जब आप वो चारों क्लासें देख चुके हो, है ना। यानी अगली क्लास को हम रखेंगे प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। अगली क्लास को हम रखेंगे प्रैक्टिस क्लास, और फिर उसके बाद मैं शीट अपलोड करूंगा। आज मैं शीट अपलोड नहीं करूंगा, ठीक है। वो आपको अपडेट हो जाएगा कि 4 बजे होगी या 4:30, क्योंकि एक बार मैं ले लेता हूं स्केड्यूल, फाइनल स्केड्यूल क्या है।